आमतौर पे मैथमेटिक्स में चाहे कोई भी हम लोग सवाल करेंगे, तो उस सवाल को करने के लिए अगर देखा जाए एक लेमन की तरफ, तो 2 चीज़ें उसमें होंगी। एक उसका न्यूमेरिकल पार्ट और दूसरा जो होगा उसका एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल मतलब कि हम लोग कैसे सोचते हैं, उसको कैसे करना है। तो एनालिटिकल पार्ट जहाँ भी ज़्यादा होता है वहाँ पर मैथमेटिक्स जो है वो डिफ़िकल्ट लगने लगती है। प्रोबेबिलिटी के साथ यही है, प्रोबेबिलिटी में एनालिटिक्स ज़्यादा है और न्यूमेरिकल कम है, तो इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नज़र आती है। तो सबसे पहला काम ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई इवेंट कितना सर्टेन है कि वो होगा या नहीं होगा, उसको पता करने का जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई क्वाइन है, तो इस क्वाइन के 2 हिस्से हैं। एक इसका हेड कहलाता है और जिस पर कि वो शेर छपा होता है, और एक है उसका टेल। तो अगर हम लोग मान लो कि इसको अगर टॉस करें, ठीक है, ऐसे, तो जब हम टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि कितना चांसेस है कि अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो टेल आएगा, या कितना चांसेस है कि हेड आएगा। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है, प्रोबेबिलिटी का एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है क्वाइन, जिसमें कि सिर्फ 2 फेसेस होते हैं, 2 ही वैल्यू आएंगी। तो ये जो चांसेस है, चांसेस ऑफ अकरेंस बोलते हैं इसको, कि कोई भी इवेंट या कोई घटना अगर घटती है तो कितना चांसेस है कि वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी। तो ये जो कितना वर्ड है यहाँ पर, जैसे हम एम्फेसिस दे रहे हैं ना कि कितना चांस है ना, कितना सर्टेन है कि ये इवेंट होगा। तो इसको जो है, अगर मैं इसको मान लो फॉर्मुलेट करूं, व्हाट इज चांस टू अकर एन इवेंट, ठीक है, कोई घटना जो है घटती है तो क्या चांसेस है घटेगी। ये जो व्हाट है ना, इसका आंसर प्रोबेबिलिटी देती है। अब हम कहेंगे कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा कम है ना। तो ये कोई क्वांटिटी नहीं है, मतलब ज़्यादा भी अगर हम बोलेंगे कितना ज़्यादा, किसी को कहेंगे कि यार बहुत चांस है कि ट्रेन लेट हो जाएगी, ठीक है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं, कितना लेट। तो अगर हम लोग सर्टेन कोई नंबर अगर हम दे पाते हैं यहाँ पर, तो ये जो नंबर है ये उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी व्हाट का हम लोग पता करते हैं। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर एक नंबर लिख देगा और कहेगा कि हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी है इसकी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर ये क्वाइन है, इसको मैं टॉस करूं, तो टॉस करने से कितना चांस है कि ये हेड या टेल आएगा। उसी तरीके से मान लो ये हमारे पास डाइस है, इसमें 6 फेसेस हैं। तो अगर मैं इसको मान लो थ्रो करूँ, ऐसे रोल करूँ, डाइस रोल करते हैं ना, तो अगर मान लो इसको हमने ऐसे रोल किया, तो ये तो पता है कि इसमें 6 फेसेस हैं, तो 6 में से एक ही कोई आएगा, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा आएगा। तो ये चीज़ जो है इसको तो इसको हम पता करते हैं कितना चांसेस है कि ये 6 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, ठीक है। तो इसका हम पता करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोग अगर वेल सफल्ड कार्ड अगर हम लोग लेते हैं, तो उस कार्ड को मान लो कि वेल सफल्ड का मतलब अच्छे तरीके से उसको हमने सफल कर लिया है, और एक उसमें से पिक किया, तो कितना चांसेस है कि वो क्वीन होगा। तो ये सब चीज़ों का हम पता लगाने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, जिसका इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर्स हैं और हमारे जितनी नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सारी जगह प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो फिलहाल वो एप्लीकेशन पर तो हम नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक से शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब
तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी की, पहले हम लोग उसको सीखेंगे। और वो जो प्रोबेबिलिटी, उस टर्मिनोलॉजी में पहली चीज आती है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो कोई भी अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो हर एक्सपेरिमेंट का एक आउटपुट आता है, चाहे कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका एक आउटकम आएगा। तो उसको रैंडम तब बोलते हैं जब हमको पता है कि एक जो जो आउटकम है वो एक से ज़्यादा है। पहली बात तो ये है, अगर हमको पता है कि ये डाइस को रोल करूंगा और हर बार वन ही आएगा, मतलब ऐसी डाइस है, ये खराब टाइप की है, कैसे भी करते हैं वन आएगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पता है कि क्या है, ये तो एक से ज़्यादा पहले तो आउटकम हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आउटकम 2 हैं, इसमें आउटकम 6 है, तो एक से ज़्यादा आउटकम हो और उस आउटकम को हम पहले से पता नहीं लगा पाए। अगर हम लोग इसको यहां से थ्रो करेंगे तो ये पहले से पता नहीं होगा कि 6 ही आएगा। तो अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि पहली चीज कि इनका आउटकम जो है मोर देन 1 हो, और पहला कि आउटकम को कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड। सो आउटकम जो है प्री डिटरमाइंड नहीं किया जा सके और एक से ज्यादा हो, अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है इसकी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस उसको कहते हैं कि जितने आउटकम आए अगर हम उसका एक सेट बना लें तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल कॉइन के केस में अगर मैं एक कॉइन लूं तो कॉइन के केस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये इसका अगर हम सेट बना लें, एक सेट मान लो एस कहते हैं इसको, अगर मैं इसका सेट बना लूं तो हम लोग कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस है। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम का अगर मैं सेट बना लूं उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस का केस लूं, इसके केस में क्या होगा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6, ये है हमारा सैंपल स्पेस इसके केस में, ठीक है। अब आता है सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के अंदर होता है सैंपल पॉइंट। इस सैंपल स्पेस का जितना एलिमेंट है अलग अलग सैंपल पॉइंट कहलाता है। जैसे कि यहां पर H एक सैंपल पॉइंट है, T सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये सारे अलग अलग सैंपल पॉइंट्स हैं। दूसरी बात, उसके बाद आते हैं हम लोग इवेंट पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जितनी बार हम बात करेंगे हमेशा इवेंट की बात करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी इवेंट की होती है। इवेंट क्या है? दरअसल अब अगर मान लो अगर कोई डाइस हमने रोल किया और ये तो पता ही है कि 6 आउटकम होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी, अगर 2 बार मैंने एक डाइस है उसको 2 बार मैं थ्रो कर रहा हूं, ऐसे 2 बार रोल किया और इस 2 बार में कहूं कि पहली बार में तो 2 आए और दूसरी बार में 3 आए, कितना चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में 2 दूसरी बार में 3 आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, हम फाइंड क्या करना चाहते हैं 2 और 3, ठीक है। टोटल कितना है 1 2 6, फाइंड कितना करना चाहते हैं, एक बार में 1 दूसरी बार में 2 चाहे 2 3 जो भी। तो जो सबसेट होता है इसका, सैंपल स्पेस का जो सबसेट है उसको कहते हैं हम लोग इवेंट। तो ये है हमारा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जो इवेंट है
इवेंट का मतलब ये है ना कि जिससे हमको मतलब है, जिस जो जो चीज़ हम पाना चाहते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन है उस सैंपल स्पेस में, तो जिससे हम इंटरेस्टेड जिसमें हैं वो हमारा इवेंट होता है। तो जैसे मान लो इसमें इवेंट क्या हो सकता है, इसमें इवेंट 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 ये सारे इवेंट हो सकते हैं। इसमें एच इवेंट हो सकता है, इसमें टी इवेंट हो सकता है ना। इसमें 1 2 भी इवेंट हो सकता है एक साथ, एक बार 1 एक बार 2। इसमें ये सारे एक साथ इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं पॉसिबल, वो सारे इवेंट हो सकते हैं। जैसे कि तो इवेंट मान लो इसका 1 2 और 3 हमने ले लिया, ठीक है। मैं कहूँ कि अगर डाइस है और मैं चाहता हूं कि 1 या 2 या 3 आए, कितने चांसेस हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो अगर हम लोग ऐसा पता करना चाहते हैं तो वो जो सबसेट है, सबसेट का मतलब कि इसका छोटा है, तो एक सेट का जो सबसेट है वो इवेंट कहलाता है, ठीक है। अब इस इवेंट में भी हम लोग कई तरह के बोलते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है, अलग अलग जो है, अगर सिर्फ 1 इवेंट है, 2 3 4 5 अलग अलग अगर हम लोग इवेंट की बात करते हैं, अगर ई का मतलब सिर्फ ये है, अगर ऐसे ई इज इक्वल टू 3, ये सब अलग अलग हैं, तो ये जो अलग अलग है ना, इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। और अगर एक साथ 1 2 3 देखो 3 आ गया इवेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट, ठीक है। अब एक चीज और इसमें बताना है कि मान लो कि ये डाइस मैंने ऐसे थ्रो किया और मैं कहूं कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि डाइस थ्रो करने के बाद 7 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ये कभी नहीं आएगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। तो अब हम लोग एक आते हैं, हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, ये इसको, ये 5 है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आते हैं, एक और चीज होती है श्योर इवेंट। अगर मैं डाइस अगर थ्रो करूं और कहूं कि 1 to 6 के बीच में कुछ आना चाहिए, तो वो हमेशा 1 to 6 के बीच में ही आएगा, मतलब ये 100% चांसेस है कि 1 to 6 के बीच में ही आएगा। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट ऐसे करते हैं, पी और इवेंट का नाम ऐसे पीई। तो इम्पॉसिबल इवेंट के अगर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, है ना। और जो अब अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम लोग ये जो व्हाट हमने लिखा था कि कितना चांसेस है, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं या तो परसेंटेज के टर्म में, या तो 0 से 1 के फॉर्म में। जैसे कि 10% चांसेस है ना, 10% प्रोबेबिलिटी है, या 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये घटना घटेगी। तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे बताते हैं, तो इसी को हम लोग 0 से 1 के बीच में भी लिखते हैं। 100% का मतलब 1 100/100, और 0% का मतलब 0/100, यानी कि 0। तो 0 से 1 के बीच में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो अब अगर जो श्योर इवेंट है, जो 100% होनी ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगी किसी भी इवेंट की। तो हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, या तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और 0, और सबसे छोटा जो होगा ये 1 होगा। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में है, ये बात हुई। तो हम लोग अभी तक ये सारी चीजें देखें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते कैसे हैं, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं। अब इवेंट की कुछ टाइप्स हम लोग पहले देख लेते हैं।
इसको ऐसे रहने देते हैं तब चीजें समझ में आएंगी। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यह है कि अगर दो इवेंट हैं, E1 ये एक इवेंट है E2 और मान लो ये है 4 5 6, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे यहाँ पर E1 1 2 3 है, E2 4 5 6 है, ठीक है। तो E1 और E2 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब मान लो अगर मैं ऐसे कहूँ E1 मान लो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 4, ऐसे 1 2 3 4, तो E1 E2, अब क्योंकि 4 इसमें दोनों में कॉमन हो गया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। अब इवेंट पे ही हम लोग बातें किए जा रहे हैं अभी तक। अब आते हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट ये इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये होता है कि जितने आउटकम हैं, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब यह है कि जितने आउटकम हैं सबके चांसेस बराबर हैं। जैसे अगर मैं एक क्वाइन यहां पर टॉस करूं तो जीरो भी आने, हेड भी आने का चांस उतना ही है जितना कि टेल आने का, यह हमेशा होगा। और इसमें अगर डाइस में 6 फेस है तो 1 to 6 में इक्वल चांसेस है सबका कि ये बराबर चांसेस है कि आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 to 6 तक सबकी सेम होगी। यहाँ भी हेड और टेल में प्रोबेबिलिटी सेम होगी। उसी तरीके से अगर मैं एक कार्ड ले लूँ तो उसमें टोटल 52 होते हैं कार्ड्स, तो 52 में से अगर वेल सफल कार्ड में से एक कार्ड मैं निकालूं, उसमें से चाहे कोई भी कार्ड निकालूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम। तो इक्वली लाइकली का आप मतलब समझ गए कि इक्वली लाइकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी जिसकी उसके सारे आउटकम की सेम है। अब अगर मान लो एक ऐसा अलग तिरछा ये खराब सा डाइस है और थोड़ा सा बायस्ड है। बायस्ड का मतलब ये कि ऐसे अगर ड्रॉप कर रहा हूं ना तो ज्यादातर 3 या 4 आता है, मतलब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना। तो इस केस में क्या होगा कि 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और बाकी सबकी कम रहेगी। तो ऐसे केसेस के जो इवेंट्स होंगे ये इक्वली लाइकली नहीं होंगे। तो इक्वली लाइकली जब इवेंट मान लो है, एक बात हमने बता दी कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, वो पूरे सैंपल स्पेस की होगी, ठीक है। तो जो इवेंट है, इवेंट क्या है, उसका एक सबसेट है। तो अगर हम लोग सारे इवेंट को, क्योंकि टोटल तो 1 ही होना है, तो अगर सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं अलग अलग अगर जोड़ दूं तो टोटल कितना आएगा 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होनी है। तो प्रोबेबिलिटी को अगर अलग अलग सारे उसके इवेंट्स को मैं लूं और सबकी प्रोबेबिलिटी निकालूं और सबको अगर अलग अलग मैं ऐड कर दूं तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है। और अब इसमें होता क्या है, उसके अलावा तो अभी हमने कहा कि देखो भाई ये अलग अलग मैं ऐड करूं, मान लो, चलो मानते हैं एक सैंपल स्पेस है और इसमें जो एलिमेंट है वो मान लो एक करते हैं A1 मानते हैं, A1 A2 A3 AN मान लेते हैं, N है टोटल। और एक इसका इवेंट है, इवेंट में मान लो कुछ और है A1 से लेकर के और A2 AM तक मान लो। AM क्या है, M क्या है, लेस देन इक्वल टू N है, मतलब या तो पूरा का पूरा N है या नहीं तो इससे छोटा है, ठीक है। मतलब सबसेट ले लिया, इसका मतलब यही हुआ, उसका छोटा सा ले लिया। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी E की निकालनी है और इक्वली लाइकली है, ठीक है, तो मान लो पहले टोटल हम सैंपल स्पेस की निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस में
प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे इक्वली लाइकली हैं, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मान लो कि प्रोबेबिलिटी है P, ठीक है, तो जो A2 है इसकी भी सेम है क्योंकि वो इक्वली लाइकली है, इसकी भी सेम है कि नहीं। और इसी तरीके से P ऑफ AN भी जो होगी इसकी भी P होगी, सारे के सारे सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इक्वली लाइकली है इसलिए सेम, ठीक है। तो अब अगर मैं सबको ऐड करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पूरा सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AN, ये होना है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है P प्लस P प्लस 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 P कितनी बार? 1 2 3 n टाइम्स। और ये है कितना? टोटल का कितना होता था? 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। तो ये n टाइम्स, तो P n टाइम्स मतलब NP n टाइम्स P, ठीक है। तो NP इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/n। यानी कि अगर आपको इक्वली लाइकली इवेंट दिया हो तो जितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर n एलिमेंट है, यहाँ पर n एलिमेंट है, तो 1/n जो है उस एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, करेक्ट। उस एक एलिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/n होगी। वो कैसे होगी हमने ये बता दिया। ये तब है जबकि इक्वली लाइकली इवेंट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इवेंट पे आते हैं। अब मान लो तो E, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर मैं PE निकालूं तो P की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ऐसे ही निकालेंगे। PE की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P ऑफ A1 P ऑफ A2 प्लस 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 P ऑफ AM। M क्या है? N से छोटा है या बराबर है, प्रोबेबिलिटी AM। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता है कितनी है? 1/n। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्योंकि वो इक्वल लाइकली इवेंट है। तो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n कितनी बार? m टाइम्स। तो m टाइम्स करेंगे अगर तो इसी को m टाइम्स हो जाएगा, तो m टाइम्स 1/n इज इक्वल टू m/n, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो m/n है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो अभी आपके जो सवाल आएंगे ना वो यही आएंगे। ये मेन सवाल यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है वो m/n होती है। m क्या है? तो इवेंट के का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट में जो है, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ठीक है। यानी कि टोटल आउटकम, जितने आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है दरअसल। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन है और कॉइन को मैंने टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको थोड़ा समझते हैं। तो सैंपल स्पेस यहां पर क्या है? H एंड T। तो इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2। तो 2 एलिमेंट हैं, तो H की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। उसी तरीके से PH, उसी तरह से PT की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाफ, है कि नहीं? अब कहूंगी हेड और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हमेशा 1, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और 2 ही फेस हैं इसमें और कुछ होना नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आउटकम कवर कर ले रहा है, सैंपल स्पेस कवर कर ले रहा है, तो इसको इसलिए उसकी 1 हो जाएगी। तो हमेशा खास बात यह है कि इनको जब ऐड करोगे आप तो ये 1/, अगर मैं इसको दोनों को ऐड करूं PH प्लस PT,
इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली डाइस के केस में अब मैं कहूं कि अगर डाइस जो है मैंने ड्रॉप किया, तो अब अगर मान लो डाइस के केस में सैंपल स्पेस हमारा है 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम जो है वो 6 है, तो 1/6। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी 1/6। ये तब है जबकि इवेंट इक्वली लाइकली है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हम लोग, तो ये जो m/n है ना, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो अगर ऐसा होता है, ये इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग मतलब क्लासिकली ऐसे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को, और ये आया कैसे हमने पूरा आपको बताया। तो आगे वाले थोड़ा इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो अगले में हम इसको थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी के कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो होंगे उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है कि अच्छा ठीक है, आगे में ही करते हैं, अभी इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।